नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टाइगर विचंद्र इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास की, और इसमें हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम तक बात कर ली है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के बारे में, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 कहा जाता है। दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं, इसलिए हमको इसको थोड़ा सा समझ करके अच्छे से पढ़ना होगा। मैंने यहाँ पर जो मुख्य पॉइंट्स हैं, चाहे वो प्रोविजंस को लेकर के हों, चाहे उसके कारण के से लेकर के हों कि आखिर ये क्यों आया, तो ये सारी की सारी बातें मैंने यहाँ पर की हैं। आपको एक बार इनको अच्छे से सुन लेना है। सुनने के बाद आप इसका नोट्स बना करके दोबारा उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। देखिए, इसके गठन के कारण क्या थे। तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप किसी भी स्टोरी को, किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसके पिछले समय के बारे में जाएंगे। और चूँकि हमारे संविधान का जो विकास है वो, या संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो अचानक से नहीं हुई है। जैसे हम मानते हैं कि हमारा जो है संविधान सभा बनी और तुरंत संविधान का निर्माण हो गया 2 वर्ष 11 और 18 दिन में। तो वो भले ही 2 वर्ष लगा हो, समथिंग 2 वर्ष के करीब जो लगा है समय, वो तो ठीक है, मानते हैं कितने समय में हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका विकास, इसकी शुरुआत जो है धीरे धीरे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही हो रही थी। तो उसी को हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए ये इस टॉपिक को क्रम से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप भारत सरकार अधिनियम 1919 पे डायरेक्ट आकर के अगर आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं या किताब पढ़ रहे हैं कि, तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। इसके पिछले वाले जो अधिनियम हैं, जब तक आप उनको एक बार नहीं समझेंगे तो आगे वाले अधिनियम आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मेरा कहना यह है कि अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम नहीं देखा है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसका लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं और फिर इस वीडियो पर आकर के आप जब आएँगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला जो टॉपिक हमने बनाया है वो है गठन का कारण। आखिर ये भारत सरकार अधिनियम 1919 क्यों आया। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि सांप्रदायिक मतदान प्रणाली की नीति से असंतोष। अब ये सांप्रदायिक मतदान प्रणाली क्या है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हो सकता है आपको यहाँ पर दोबारा समझने में थोड़ा दिक्कत हो। तो ये बात कैसे आ गई, ये बात आई थी भारत सरकार अधिनियम 1909 में, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। वहाँ पर आपने देखा कि कैसे, मैंने पूरी स्टोरी वहाँ पर बताई हुई है, कैसे मुस्लिम लीग का गठन हुआ, कैसे बंगाल विभाजन हुआ, क्यों हुआ, उसका क्या रीज़न था। तो उसमें प्रावधान किया गया था 1909 के भारत शासन अधिनियम में कि अब सांप्रदायिक आधार पर जो है क्या किया जाएगा, निर्वाचन में एक प्रणाली शुरू की जाएगी और उसके तहत मुस्लिमों को जो है प्रतिनिधित्व दिया गया था। और इसकी मांग भी मुस्लिम लीग ने पहले कर रखी थी। तो इस चीज़ से, सांप्रदायिक मतदान प्रणाली की नीति से जो नरम दल, मुख्य रूप से अगर कहें तो जो नरम दल के मेंबर थे भारतीय, वो इससे असंतुष्ट थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि इस तरीके से आप लोगों को अलग कर रहे हो, लोगों के बीच में दूरियां बढ़ा रहे हो, फूट डालो राज का नीति वाला नीति की शुरुआत आप कर रहे हो, ये मानना था। तो यही एक वजह थी कि इसकी वजह से लोगों के अंदर असंतोष था। दूसरी वजह क्या थी कि 1916 ईस्वी में लीग और कांग्रेस का समझौता हो गया। अर्थात अंग्रेज़ों ने एक ऐसी संस्था जिसे मुस्लिम लीग कहते हैं, उसका समर्थन इस वजह से किया था कि उनको ये लगता था कि कांग्रेस के विरुद्ध ये पार्टी हमारा सहयोग कर सकती है। और चूंकि इन्होंने 1909 के सुधार अधिनियम में काफ़ी प्रतिनिधित्व दिया था मुस्लिमों को, उनके समर्थन में आए थे, ये वजह थी कि ये लोग चाहते थे कि ये पार्टी जो है हमारा, ये जो लीग है हमारा समर्थन करेगी और कांग्रेस जो कि हमारे विरुद्ध काम करती है उसके विरुद्ध हम इसको खड़ा कर देंगे। तो ये उल्टा हो जाता है गेम। उल्टा कैसे हो जाता है कि 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था, जब 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसमें मुस्लिम लीग समझौता हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य में समझौता हुआ था, अर्थात दोनों एक साथ आ गए थे कुछ समय के लिए। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने इस बात को बताया था। तो यहाँ ये दोनों, क्योंकि ये दोनों के अपने अपने विचार थे
और कुछ विचारों पे लोग सहमत हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पर एक हो जाते हैं। इसके साथ साथ जब आप कांग्रेस का जो अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जहाँ पर लीग और कांग्रेस का समझौता हुआ, यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि नरम और गरम दल, जो कि 1907 में सूरत अधिवेशन के समय ये अलग हो गए थे, कांग्रेस में ही दो गुट बन जाते हैं, एक नरम दल और एक गरम दल। अब मैं उसको उस तरफ नहीं जाऊँगा, आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि टॉपिक से हम हट जाएंगे। ठीक है, नरम दल गरम दल का मतलब ये है कि एक दूसरे की विचारधाराएं नहीं मिलती। कुछ ऐसे थे जो ये चाहते थे कि अंग्रेज़ों के ऊपर अटैक करके या क्रांति करके हम इनको भगा सकते हैं, भगाना चाहिए। कुछ ऐसे थे कि हम इनसे जो है संवैधानिक तरीके से मांग करके हम अपने अधिकारों को मांग करके काम चला सकते हैं। तो ये दो विचारधाराएं थी जो अलग अलग पनपी और दोनों अलग हो जाते हैं नरम दल और गरम दल के रूप में। और बाद में फिर 1916 ईस्वी में जब एक साथ ये आते हैं तो ये कहा जाता है कि इनको एक साथ लाने का सबसे बड़ा योगदान जो है वो था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का। ठीक है, खैर वो तो अलग की बातें हैं। तो यहाँ पर ये भी एक वजह थी कि अंग्रेज थोड़ा सा दबाव में आते हैं और वो फिर ये इस तरीके का एक नियम लाते हैं कि थोड़ा सा और क्यों ना भारतीयों को शासन में प्रतिनिधित्व दिया जाए। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 1916 और 17 में एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम था मेसोपोटामिया की रिपोर्ट। इसमें अंग्रेज़ों को भारत में शासन अक्षम बताया गया था कि अब जो अंग्रेज़ हैं वो भारत में शासन करने में अक्षम हो गए हैं। ठीक है, तो ये एक वजह थी। तो ये भी लोग इन लोगों ने सोचा, अर्थात ब्रिटिश ने सोचा कि अगर हमको ऐसा बताया जा रहा है तो क्यों ना हम ऐसा दिखा दें कि नहीं, हम अक्षम नहीं हैं, और इस तरीके से ये एक जो है लेकर के अधिनियम आते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ और क्या था कि होम रूल आंदोलन जो है वो भी 1916 ईस्वी में शुरुआत होती है। आपको ये भी पता होगा कि दो लीग थी होम रूल लीग, एक एनी बेसेंट की थी और एक बाल गंगाधर तिलक की थी। एनी बेसेंट की थोड़ा बड़ी थी, अर्थात उसका एरिया बड़ा था, और बाल गंगाधर तिलक का एरिया छोटा था। वो महाराष्ट्र वाला एरिया ही उनका मुख्य रूप से था। लेकिन ये भी माना जाता है कि प्रभुत्वशाली जो लीग थी वो बाल गंगाधर तिलक की थी, बड़ी जो थी वो एनी बेसेंट की थी। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि होम रूल आंदोलन भी शुरू हो जाता है, और ये वही स्थानीय स्वशासन की मांग करना आदि जो है बातें इसमें रखी जाती हैं, और ये भी दबाव डालते हैं अंग्रेज़ों के ऊपर। तो ये भी एक रीज़न था इस तरीके के अधिनियम को लाना। ठीक है, अगला है, एक और कारण है, आपसे पूछ सकता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 या जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं, ये क्यों आया, इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो वो कारण यहाँ पर मैंने बताए हुए हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग की अपेक्षा की गई थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का समय ही चल रहा है, तो ये कहा गया था कि आप हमारी मदद करिए। तो एक अपेक्षा के तहत जो है ये अधिनियम लाया गया। कह सकते हैं कि एक लॉलीपॉप, कि हाँ, हम भारतीयों को कुछ हद तक संतुष्ट करें, उनको अपनी तरफ करें, ताकि ये प्रथम विश्व युद्ध में हमारा सहयोग करें। ये कुछ रीज़न थे। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, आप यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, अर्थात ये दो नाम जो हैं आप देख रहे होंगे कि आखिर इसका ये नाम क्यों पड़ा, उसको भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ। मॉन्टेग्यू जो था वो भारत मंत्री था, ठीक है, भारत सचिव था। ओके, मॉन्टेग्यू कौन था, भारत सचिव था, और चेम्सफोर्ड कौन था, ये वायसराय था। ये दोनों मिल करके एक रिपोर्ट बनाते हैं। कहाँ पर, ये जो मॉन्टेग्यू है भारत सचिव रिपोर्ट बनाता है, उस रिपोर्ट को लेकर के ये भारत आता है, वायसराय से मिलता है, और फिर इस पर ये बातचीत करते हैं। कहाँ पर, शिमला में आपस में बातचीत, कुछ नेता भी बुलाए जाते हैं। वो आपस में बातचीत करने के पश्चात ये एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो इन्हीं के नाम पर मॉन्टेग्यू ने इस रिपोर्ट को तैयार किया हुआ था, और वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड। तो इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ, जो ये मॉन्टेग्यू था, अगर भारत शासन अधिनियम 1919 में भारतीयों के लिए कुछ जरा सा भी अच्छी बातें थी, तो उसका मेन कारण था कि मॉन्टेग्यू एक उदारवादी अंग्रेज़ था। यही एक वजह थी। तो ऐसे कई सारे उदारवादी अंग्रेज़ हमारे देश में हुए, जैसे कि आपने पढ़ा होगा लॉर्ड रिपन के बारे में। ठीक है, तो ये लोग कहीं ना कहीं कुछ हद तक अच्छा सोचने की कोशिश करते थे, हालांकि इनके ऊपर भी कई प्रेशर्स रहते थे। तो ये वजह थी जो नाम इसका ये पड़ा। ठीक है, तो हमने अभी गठन के कारणों की यहाँ पर चर्चा की। आगे हम देखते हैं कि इसके प्रावधान क्या थे, प्रोविजंस क्या थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर एक बार देखिएगा। देखिए, पहला प्रावधान यहाँ पर है कि भारत को स्वतंत्र डोमिनियन की स्थिति प्रदान करना। इन्होंने कहा कि हम भारत को एक स्वतंत्र डोमिनियन, जिसका राग ये अलापते रहते हैं, वही हमको लग रहा है 1947 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता
तब तक ये स्थिति जो है बार बार आती है कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। हालांकि आपको पता है कि भारतीयों की एक ही मांग थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज और डोमिनियन स्टेट, इन दोनों में क्या फ़र्क है, हालांकि मैं कई सारे वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन कुछ भी ऐसे भी लोग होंगे, हो सकता है पहली बार वीडियो में आए हों, थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। पूर्ण स्वराज का मतलब है जहां पर किसी का भी कोई शासन ना हो, अर्थात देश के निवासियों का देश की अपनी खुद की सरकार हो, उनका खुद का संविधान हो और कोई बाहरी ताकत उन पर हस्तक्षेप ना कर रही हो, वो होता है पूर्ण स्वराज। लेकिन जो डोमिनियन राज्य होता है, डोमिनियन शासन होता है, उसमें ये होता है कि ठीक है, आपके खुद के अधिकार होंगे, आपका खुद का संविधान होगा, सब कुछ आप कर रहे होंगे, लेकिन आपका बॉस कोई और होगा। ठीक है, आप सबसे बड़ा कौन होगा, एक बॉस होगा, और वो बॉस कौन होगा, अंग्रेज़, अर्थात हम कह सकते हैं सम्राट। ठीक है, ब्रिटेन का सम्राट वो बॉस होगा, वो नाम भले ही नाम का हो, लेकिन वो आपसे सबसे ऊपर माना जाएगा और आपके खुद के अपने शासन होंगे, आपका खुद का सारे अधिकार होंगे, वो अलग की बात है। तो ऐसे ये दोनों फ़र्क है पूर्ण स्वराज और स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट में। तो ये बात कही गई थी कि हम आपको जो है ये स्थिति देंगे। इसके साथ साथ सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन, ये पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस। ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि उत्तरदायी शासन का स्पष्ट उल्लेख यहाँ पर, यह स्पष्ट उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग भी हमें भारत सरकार अधिनियम 1919 में देखने को मिलता है। अर्थात पहले कोई एक ऐसी सरकार नहीं थी जो रिस्पॉन्सिबल हो, कोई भी घटना हो रही हो, कहीं अकाल पड़ रहा हो, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो, अगर कोई भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो कौन उसका रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन उसका उत्तरदायी होगा। तो कम से कम एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो सारी चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल हो, वो उत्तरदायित्व संभाल सके, उत्तरदायी हो वो, कि अगर कोई ऐसी चीज़ घटना घटती है तो हम कम से कम कह सकें कि ये सरकार की। जैसे आज के वर्तमान में अगर देखें कि अगर कहीं पर कोई चीज़ गलत होती है तो हम ये कहते हैं कि ये सरकार के नियमों की वजह से है, या सरकार की गलती ही यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पहले ऐसा नहीं था, लेकिन पहली बार हमें भारत सरकार अधिनियम 1919 में देखने को मिलता है कि यहाँ उत्तरदायी शासन शब्द की बात की गई। हालांकि ये उतना सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि नियम और नियति दो चीज़ें होती हैं। नियम कितने भी अच्छे क्यों ना बना दिए जाएं, उनको अच्छे अच्छे शब्द दिए जाएं, जैसे एक माला पिरोई जाती है ना, तो बहुत ही सुंदर माला पिरो दीजिए, उसका नाम बहुत अच्छा दे दीजिए, लेकिन अगर आपकी नियति, आपकी मनसा अच्छी नहीं है, वो माला हो सकता है किसी को फांसी लगाने के लिए बनाया जा रहा हो, एक कल्पना करिए, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वही है कि अगर नियम अच्छे हों लेकिन उनको लागू करने वाले की नियति अच्छी नहीं है तो वो नियम भी अच्छे नहीं साबित होते हैं। ये एक वजह रहती है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 भी उतना सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके पीछे की मंशा ही नहीं सही थी। वो चाहते अपना काम निकालना चाहते थे और जो है यहाँ पर बने रहना चाहते थे अंग्रेज। अगला है भारत सचिव का खर्च ब्रिटिश राजस्व से। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी था, क्योंकि काफ़ी समय से इसकी मांग चल रही थी और इसकी मांग का रीज़न ये था कि जो भारत सचिव है वो भारत सचिव ब्रिटेन का है और ब्रिटेन का है वो, और क्या कर रहा है वो कि भले ही भारत के लिए काम कर रहा है, ब्रिटेन में बैठ के काम कर रहा है, लेकिन उसका खर्चा, उसका वेतन, सब कुछ जो है भारत से दिया जा रहा है। तो ये गलत है। और पिछले अधिनियमों में इसकी मांग की गई थी कि आप बैठे वहाँ पे हो, काम वहाँ पर कर रहे हो, फ़ायदा अंग्रेज़ों का हो रहा है और वेतन भारत सरकार से ले रहे हो। तो यहाँ विरोध करने का मेन कारण ये था कि वेतन कहाँ से दिया जाएगा, जो भारतीयों से प्राप्त राजस्व है, जो भारत में रह करके अंग्रेज़ कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, वो वहाँ से पैसा निकाल करके जो है टैक्सेस के माध्यम से लोग, भारत की जनता से निकाल करके जो है उनको दिया जाता था। तो इसका विरोध भी हुआ था और इस चीज़ को जो है यहाँ पर देखा गया कि वो लोग मान लेते हैं और कहते हैं कि चलो भाई, ये भारत सचिव जो है इनका खर्च जो है वो ब्रिटिश राजस्व दिया जाएगा, ना कि भारतीय राजस्व से। ठीक है, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला है भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 कर दी गई। तो भारत परिषद के सदस्यों की संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ाई जाती है, उसी को यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद सचिव की सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति भी की जाती है। जो भारत सचिव होता था उसकी सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर भी समिति, मतलब हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। और पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। यहाँ पर यह भी हमें देखने को मिलता है। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार होता है यहाँ पर, और हम ये देखते हैं कि पहले तो मुस्लिमों तक था, अब सिख है, ईसाई है, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों पर भी ये चीज़ लागू हो जाती है। अर्थात सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली जो है वो इन अल्पसंख्यक वर्गों के ऊपर भी लागू हो जाती है, मुस्लिमों के साथ साथ, क्योंकि मुस्लिमों के लिए तो पहले ही 1909 में व्यवस्था कर दी गई थी।
ठीक है, अब हम इधर थोड़ा सा और देखते हैं ये और क्या किया गया कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई, अर्थात केंद्रीय शासन 2 सदनों में होगा। एक सदन कौन सा कहलाएगा, एक कहलाएगा विधान परिषद या जिसे राज्य परिषद कहा जाएगा, और दूसरा है विधानसभा। इनमें मेंबर्स कितने होंगे, मेंबर्स भी काफ़ी बढ़ाए जाते हैं। जैसे अगर हम राज्य परिषद की बात करें या जिसे हम विधान परिषद, आज भी इसी तरीके की जो है कह सकते हैं व्यवस्था है, आज भी हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है राज्यों में। तो जो राज्य परिषद थी जिसे विधान परिषद कहते थे, इसमें कुल मिलाकर के 60 सदस्य थे, जिसमें से 34 का निर्वाचन होता था, ठीक है, 34 का, और 26 जो है वो मनोनीत किए जाते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले जो संख्या 8-9 के करीब होती थी, जो भारतीयों को शामिल किया जाता था मनोनयन के माध्यम से, उनकी संख्या लगभग तिगुनी हो जाती है। और ये जो विधान परिषद या राज्य परिषद के मेंबर थे, इनका कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है, इनका कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष। इसके साथ साथ जो विधानसभा थी, विधानसभा के मेंबरों की संख्या कितनी थी, 145। हालांकि एनसीईआरटी में 144 दिया गया है, 144, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा। 145 संख्या थी, जिसमें से 104, अगर हम 145 के हिसाब से देखेंगे तो 104 निर्वाचित और 41 जो है वो मनोनीत थे। इनका कार्यकाल कितना था, 3 वर्ष था, ठीक है। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। और क्या व्यवस्था थी कि भारत में लोक सेवा आयोग का गठन भी भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से किया गया, और सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। यहाँ पर जो भारत सचिव होता था उसे, अब भारत सचिव उस समय कौन था, यही मॉन्टेग्यू, ठीक है, मॉन्टेग्यू। तो सचिव को महालेखा परीक्षक नियुक्ति का अधिकार था, और केंद्रीय बजट राज्य बजट से यहाँ पर अलग किया गया। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आप देखिएगा। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि यहाँ पर जो हम देखते हैं प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई कैसे, एक केंद्र, यहाँ पर कुछ विषय जो है केंद्रीय विषय थे और कुछ प्रांतीय विषय थे, ठीक है। प्रांतीय विषयों का हमारा फोकस चूँकि यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। प्रांतीय विषयों को भी 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से, एक सुरक्षित या आरक्षित विषय और दूसरे थे हस्तांतरित विषय, ठीक है। अब ये सुरक्षित विषय कौन थे, जैसे कि राजस्व है, न्याय है, वित्त है, पुलिस है, तो ये कैसे थे, आरक्षित या सुरक्षित विषय हम कह सकते हैं। और हस्तांतरित विषय में जैसे स्थानीय स्वशासन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसके अलावा कृषि है। तो इस तरीके के जो मुद्दे थे, इस तरीके के जो विषय थे, उनको हस्तांतरित विषय कहा गया, ठीक है। और तो यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि यहाँ पर जो स्थानीय स्वशासन शब्द दिया गया है, आपने पढ़ा होगा स्थानीय स्वशासन के बारे में। इसकी शुरुआत हम ये देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन मौर्य काल में भी देखा जाता है। स्थानीय स्वशासन का मतलब ये होता है कि हम निचले स्तर तक जो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दें, अर्थात केंद्र में जो पावर है वो पावर जो है सबसे ज़्यादा भले ही हो, लेकिन उसके कुछ शाखाएं नीचे तक जाएं, अर्थात शक्तियाँ जो हैं वो धीरे धीरे निचले स्तर तक जाएं, ठीक है। इसी को बोलते हैं शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रांतीय विषय जो है 2 थे, हस्तांतरित विषय और सुरक्षित विषय। तो यहाँ हस्तांतरित विषय पर पूरी तरीके से शासन कौन करता था, यहाँ गवर्नर और जो भारत मंत्री होते थे वो करते थे। और यहाँ अगर सुरक्षित विषय हैं, इन पर ज़्यादा पावर किसका था, वो गवर्नर प्लस उसकी जो परिषद थी, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो भाग है था सुरक्षित या आरक्षित विषय वाला, ये उत्तरदायित्वहीन था। ये उत्तरदायित्वहीन का मतलब है कि ये किसी प्रकार की किसी भी घटना के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था, लेकिन रिस्पॉन्सिबल जो था वो था कौन, ये वाला, ठीक है, गवर्नर प्लस भारत मंत्री। ये जो मिल करके इन हस्तांतरित विषयों को लागू करते थे, ये उत्तरदायित्वपूर्ण भाग था, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर विषयों का विभाजन भी बहुत ही उचित तरीके से नहीं किया गया था। अब यहाँ पर देखिए ये जो थे, अर्थात हम कह सकते हैं जो गवर्नर था, गवर्नर का एक पावर ये था कि अगर उसे लगे तो सुरक्षित विषयों पर भी वो जो है पूरी तरीके से हस्तक्षेप कर सकता था। भले ही ये प्रांतीय विषय है, लेकिन पूरी तरीके से उसका हस्तक्षेप होता था। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि हम दिखावे के लिए भले ही आपको दे दे कोई चीज़, ठीक है, दिखावे के लिए भले ही आपको कोई चीज़ दे दे, लेकिन हम उसको वास्तव में ये ना माने कि हमने आपको दे दिया है, वो हमारी ही है, वो जनता को दिखाने के लिए हम आपको ऐसा कर रहे हैं, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई चीज़ वैसे ही है कि हम पकड़ाए तो हैं हाथ में ऐसे, लेकिन अपना हाथ भी लगाए हुए हैं, ठीक। तो यही एक वजह है कि ये बाद में जो है असफल भी होता है, और इसके बारे में कई सारे जो है लोगों ने अपने अपने स्टेटमेंट भी दिए हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के भारत सरकार अधिनियम 1919 यहाँ पर समाप्त होता है, और हम ये देखते हैं
कि यहाँ दो प्रकार की कार्यकारिणी हमें देखने को मिलती है। एक कार्यकारिणी कैसी थी जिसमें गवर्नर प्लस उसकी परिषद थी, और दूसरी प्रकार की कार्यकारिणी कैसी थी जिस पर गवर्नर और भारत मंत्री थे। तो कई बार जब अब इस तरीके की व्यवस्था होती है तो टकराव की स्थितियाँ भी आती हैं, और टकराव की स्थितियों में ये होता है कि सारे के सारे लोग अपने आप को महत्व देना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली सरकार का जो शासन है वो अक्सर वहाँ उठापटक जैसी स्थिति रहती है, और बहुत ही पहले के समय से यहाँ पर हो रहा है। तो खैर वो अलग के मुद्दे हैं, हम कभी उस पर बात करेंगे। तो हमने यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1919 को पढ़ लिया है। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर अगर छूट गया हो तो आप जरूर बताइएगा। जैसे यहाँ पर घोषणा की बात करें तो ये इसकी घोषणा 1917 ईस्वी में भी हुई थी। किसकी? भारत सरकार अधिनियम 1919 की। ये इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है जुलाई 1918 में, और ये पारित कब होता है? 1919 ईस्वी में। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से संबंधित जो रिपोर्ट है वो 20 अगस्त 1917 को इसकी घोषणा होती है, प्रकाशित की जाती है जुलाई 1918 में, उसको पारित किया जाता है 1919 ईस्वी में। ठीक है, मुझे लगा था कि ये पॉइंट छूट गया इसलिए मैंने इसको दोबारा बता दिया। ठीक है, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।